Now we are going to discuss about nuclear binding and other thing related with nuclear binding in this nuclear binding energy in the second part of unit 2, that is nuclear energy. Today we will discuss about the nuclear binding energy. So first of all, what is nuclear binding energy? So nuclear binding energy is the minimum energy that would be required to deassemble the nucleus of an atom into its components part. किसी भी न्यूक्लियस को उस जिन पार्ट से वो मिलकर बना हुआ है उसमें ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जैसे हमने पहले बॉन्ड एनर्जी पढ़ा था यूनिट 1 में। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, किसी भी मटेरियल को बनने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी ही एनर्जी वापस से जिन चीज़ों से वो मिल के बना होता है उनमें ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है, सेम एज हियर। तो वो बाइंडिंग एनर्जी, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी that would be required to deassemble the nucleus of an atom into its components part। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं किसी न्यूक्लियस के। तो वो एनर्जी जो किसी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग कर दे दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। दीज कंपोनेंट्स पार्ट्स आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स which are collectively called nucleons। तो बाइंडिंग एनर्जी is always a positive number as we need to spend energy in moving these nucleons attracted to each other by the strong nuclear force away from each other। The mass of an atomic nucleus is less than the sum of the individual masses of the free constituents proton and neutrons। According to Einstein's equation, E is equal to mc square, this missing mass is known as the mass defect and represent the energy that was released when the nucleus was formed। तो जब न्यूक्लियस बनता है तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो मास होता है उसके मास में एडिशन ऑफ मास में और जो न्यूक्लियस का मास होता है दोनों में मास में डिफरेंस आता है। दैट डिफरेंस इज़ नोन एज मास डिफेक्ट। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। या इसका एग्जांपल एक और ले सकते हैं, जब न्यूक्लियर फिज़न या न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिज़न में क्या होता है, न्यूक्लियर फिज़न में एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस ब्रेक होकर के दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस बनते हैं। तो मान लीजिए एक न्यूक्लियस ए है और उससे टूट के दो न्यूक्लियस बी और सी बन रहे हैं। तो बी और सी का जो एडिशन होता है अगर हम सोचें तो उसको मास का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस ए, बट इट इज़ नॉट देयर। there is a difference between the mass of A and the addition of mass of B and C, and this difference of mass is known as mass defect। छोटा सा टुकड़ा जब हम करेंगे फिजन करेंगे तो वो टूट के निकलता है, और वो जो टूट के टुकड़ा निकलता है तो दैट इज़ नथिंग बट द एनर्जी दैट इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो होता क्या है, according to Einstein equation E is equal to mc square, this missing mass is known as mass defect and represent the energy that was released when the nucleus was formed। सेम होता है जब हम न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में प्रोसेस में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में मान लो एक न्यूक्लियस ए है और एक न्यूक्लियस बी है, दोनों ए और बी को फ्यूज़ करके मीन्स जोड़ करके एक तीसरा न्यूक्लियस सी बनाते हैं। तो हम सोचने को सोच सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस ए प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस बी शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस सी विच इज़ मेड बाय nucleus A and B, but it is not so। There is a difference between the
addition, the sum of mass of A and B and and between mass of C। तो जो हम नया न्यूक्लियस बना है जो उसका मास है और A और B का जो मास है उसमें डिफरेंस आता है। क्यों? जब A और B न्यूक्लियस को हमने फ्यूज़ किया तो फ्यूज़ करते समय क्या होता है कि एक छोटा सा टुकड़ा टूट के निकलता है, दैट इज़ नोन एज मास डिफेक्ट एंड रिप्रेजेंट द एनर्जी दैट इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द फ्यूज़न। तो फ्यूज़न प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। The term nuclear binding energy may also refer to the energy balance in processes in which the nucleus is split into fragments composed of more than one nucleon। ठीक, if new binding energy is available when light nuclei fuse, that is nuclear fusion, or when heavy nuclei split, nuclear fission, either process can result in release of the binding energy। This energy may be made available as nuclear energy and can be used to produce electricity as in nuclear power or in the nuclear weapon। तो क्या होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैसे हमें मिलती है? होता क्या है कि अगर दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज़ होके, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस, दो लाइटर न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, तो जो हैवी न्यूक्लियस बनता है उसका जो मास होता है वो जो दो लाइट न्यूक्लियाई ऐड होते हैं उन दोनों के मास को ऐड कर दें तो उससे थोड़ा सा आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूज़न जो बनता है उसका मास कम रहता है, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा टूट के निकल जाता है, दैट इज़ नोन एज मास डिफेक्ट। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। सेम ऐसे ही जब न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई टूट करके दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है, तो जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसका जो मास होता है और फिजन प्रोसेस के बाद जो दो नए न्यूक्लियस बने तो उन दोनों न्यूक्लियस के जो मास का एडिशन होता है, जो सम होता है, वो बहुत थोड़ा सा कम होता है जिस न्यूक्लियस को फिजन के द्वारा ब्रेक किया गया है उससे। तो ये जो डिफरेंस आता है दिस इज़ नोन एज मास डिफेक्ट और दिस इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी रिलीजिंग दैट इज नोन एज binding energy। The same thing is written over here, the term nuclear binding energy may also refer to the energy balance in processes in which the nucleus is split into fragments composed of more than one nucleons if new binding energy is available when night nuclei fuse, that is nuclear fusion, or when heavy nuclei is split, that is nuclear fusion process। Either process can result in release of this binding energy। This energy may be made available as nuclear energy and can be used to produce electricity as in nuclear power or in a nuclear weapon। तो न्यूक्लियर फिजन जब करते हैं, न्यूक्लियर फिजन मतलब एक हैवी न्यूक्लियस को जब हम ब्रेक करते हैं नाइट्रोजन या किसी चीज़ के बम्बार्डमेंट से उसको ब्रेक करते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में, तो वो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस में जब टूटता है तो ये इसी प्रोसेस को यूज़ करके, इसका एग्जांपल है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब इसी प्रोसेस पे बेस्ड होकर बनाया जाता है। और दूसरा जो न्यूक्लियर फ्यूज़न हम करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़ माने होता है जोड़ना, तो हम दो लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ करके जब एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो यही सेम प्रोसेस हाइड्रोजन बम बनाने में यूज़ होता है। मीन्स एक हैवी न्यूक्लियस दो लगभग बराबर साइज के न्यूक्लियाई में टूटता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जब हम फ्यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा को हल्के न्यूक्लियस को आपस में मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है
उससे एग्जाम्पल है एटम बॉम्ब, और जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं और हमें बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाउ व्हेन ए लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू पीसेस, excess energy is emitted as photon, or we can say gamma rays. when large nucleus, कोई बड़ा न्यूक्लियस जब दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं फोटान या गामा रेज। एंड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट इजेक्टेड पार्टिकल, that is nuclear fission products, these nuclear binding energies and forces are on the order of 1,000,000 times greater than the electron binding energies of light atom like hydrogen. The mass defect of a nucleus represents the amount of mass equivalent to the binding energy of the nucleus, that is E is equal to mc square, which is the difference between the mass of a nucleus and the sum of the individual masses of the nucleons of which it is composed. सारा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। Again, binding energy, the binding energy of a nucleus can be defined as the energy required to separate a nucleus into individual nucleons. The mass of the nucleus is less than the sum of the protons and neutrons of which it is composed. The difference in mass between the nucleus and the sum of all the protons and neutron is known as the mass defect. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वही सेम चीज़ है। ठीक, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो एडिशन होगा और जो न्यूक्लियस का मास आएगा तो उसमें क्या होगा, देयर इज़ सम डिफरेंस in the mass, and this difference in the mass is known as mass defect. The difference in mass between the nucleus and the sum of all the protons and neutrons is known as the mass defect, and it is this which is transformed into the binding energy. ठीक, the relationship between mass and energy is given in Einstein equation. The Einstein equation is E is equal to mc square, where m is the mass defect and c is the speed of light. अब क्या होता है, as the term c square is a large constant, a small loss of mass is equivalent to the loss of a large amount of energy, because E is equal to mc square. If the binding energy per nucleon was plotted against molar mass, you would find that elements with a molar mass of around 60 are the most stable. Elements with nuclei heavier than this should be able to split up and form lighter, more stable nuclei with the release of energy. This process is known as fission. Now again, nuclear energy. ठीक, तो an absorption or release of nuclear energy occurs in nuclear reactions or radioactive decay. Those that absorb energy are called endothermic reaction, and those that release energy are exothermic reaction. तो होता क्या है, जब हम न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में जब दो स्मॉलर न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस दो बहुत हैवी न्यूक्लियस लेकर के बनाते हैं, अभी वो आगे आएगा कि आयरन और क्रिप्टॉन से बड़े अगर होते हैं तो क्या होता है कि अगर दो काफ़ी बड़े हैवी न्यूक्लियस मिला करके अगर हम न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर लाइटर दो बहुत हल्के
हल्के मास के अगर हम न्यूक्लियस मिला करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी विल लिबरेट, एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर हम दो काफ़ी हैवी न्यूक्लियस मिला करके एक और बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तब हमको एनर्जी देनी पड़ती है, और दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक process. As we already know, in exothermic process energy will be liberated, and in endothermic process we have to give the energy will absorb. The same thing is written over here. Nuclear energy and absorption or release of nuclear energy occurs in nuclear reaction or radioactive decay. Those that absorb energy are called endothermic reactions, and those that release energy are exothermic reaction. Energy is consumed or liberated because of differences in the nuclear binding energy between the incoming and outgoing products of the nuclear transmutation. The best known classes of exothermic nuclear The best known classes of exothermic nuclear transmutation are fission and fusion. Nuclear energy may be liberated by atomic fission when heavy atomic nuclei like uranium and plutonium are broken apart into lighter nuclei. The energy from fission is used to generate इलेक्ट्रिक पावर इन हंड्रेड्स ऑफ लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक, तो फिर न्यूक्लियर फिजन के थ्रू जो एनर्जी हमें मिलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आजकल पूरे विश्व में काफ़ी मात्रा में बिजली का प्रोडक्शन जो है इस न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा है। इंडिया में भी जो बिजली का प्रोडक्शन होता है तो उसमें 3% के करीब जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस यूज़ करके न्यूक्लियर एनर्जी के से कन्वर्ट करके होती है। तो दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग एटॉमिक फ्यूज़न व्हेन लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन आर कंबाइंड टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई सच एज हीलियम। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस में भी मिलती है। तो वी गेट न्यूक्लियर एनर्जी इन बोथ द प्रोसेस during nuclear fission as well as nuclear fusion। ठीक, तो now the nuclear forces। Nuclear force, as we already know, we have already discussed in the four forces which we have discussed in the first lecture of this unit. Again I am repeating nuclear force because we have to discuss some property of the nuclear force. So before going to the properties of nuclear force, we are going to repeat the nuclear force once again. The nuclear force which are attractive in nature and strong enough to overcome the electrostatic force of repulsive between two protons. So it is the nuclear force which hold neutrons and protons, that is nucleons, together to form a न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस की ऑर्बिट में क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो दोनों के बीच में क्या लगता है, दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो दोनों प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसका असर नहीं होने पाता है और प्रोटॉन इंटैक्ट रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो नेचर एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स। सो इट इज़ द न्यूक्लियर फोर्स विच होल्ड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूक्लियंस टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमारा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में काम लगता है, जिससे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मीन्स द होल न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो होल न्यूक्लियंस विल बी इंटैक्ट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर
complex in nature and difficult to understand. Unlike gravity, or you can say gravitational forces or electrical forces, the nuclear force is effective only at very short distance. न्यूक्लियर फोर्स का रेंज जो है बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है. इसका जो रेंज है दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली. दैट्स वाई it is effective for very short distance. At greater distance the electrostatic force dominates. ज़्यादा दूरी के लिए जो डोमिनेशन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का होता है. द प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड लाइक चार्जेस रिपेल. ठीक, तो प्रोटॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन उसको क्या करता है, ओवरकम करता है न्यूक्लियर फोर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज नंबर 1, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस. These are the strongest forces and are about 100 times stronger than electrostatic forces and about 10 to the power 38 times stronger than gravitational forces. These are the forces which hold nucleons in a nucleus. तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं. इनकी स्ट्रेंथ 100 टाइम्स ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, और 10 टू द पावर 38 टाइम्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में. और इनका मेन काम क्या है, न्यूक्लियंस को इंटैक्ट रखना एक न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियंस मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करता है और पूरे न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर इंटैक्ट रखता है. The second properties of nuclear forces is nuclear forces are short range forces. ठीक, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उनका रेंज बहुत कम होता है. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि न्यूक्लियर फोर्स का रेंज सिर्फ होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली. द न्यूक्लियर फोर्सेस आर मोस्ट इफेक्टिव अप टू अ डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर और लेस. इनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 10 टू द पावर -15 मीटर या उससे भी कम दूरी तक होता है. These forces decreases rapidly as the separation distance between nucleons increases and becomes negligible when separation between nucleons is of the order of 10 Fermi. ठीक है, तो अगर 10 फर्मी का डिफरेंस आ जाता है तो इनका ऑलमोस्ट ये निग्लिजिबल हो जाते हैं. द इफेक्टिव रेंज अप टू विच न्यूक्लियर फोर्सेज आर इफेक्टिव इज नोन एज न्यूक्लियर रेंज. अच्छा, फर्मी जो मैंने बताया आपको, ये दिस फोर्सेस डिक्रीजेज रैपिडली एज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेज एंड बिकम्स निग्लिजिबल व्हेन सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियंस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 फर्मी. तो 10 फर्मी का मतलब होता है 10 टू द पावर -15. एक फर्मी बराबर होता है 10 टू द पावर -15. 1 फर्मी इज इक्वलेंट टू 10 टू द पावर -15. तो ये 10 फर्मी से ज़्यादा का जब डिफरेंस हो जाता है तो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है. द इफेक्टिव रेंज अप टू विच न्यूक्लियर फोर्सेज आर इफेक्टिव इज नोन एज न्यूक्लियर रेंज. ठीक, तो जहाँ तक इसका असर होता है, जहाँ तक ये इफेक्टिव होता है, वो कहलाता है हमारा न्यूक्लियर रेंज. द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर द चार्ज इंडिपेंडेंट. मीन्स
nuclear force acting between two protons, two neutrons, and between a proton and neutrons have some strength and the nature of force is attractive. कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंस है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उनके बीच भी लगता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उनके बीच भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूट्रल है, उनके बीच भी लगता है. इट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेज आर द चार्ज इंडिपेंडेंट बिकॉज nuclear forces acting between two protons or two neutrons and between a proton and neutron and have same strength and the nature of force is attractive. Now the fourth properties of nuclear forces are not central forces. Means these forces do not obey inverse square law. The magnitude of nuclear force depends on the direction of spin of nucleons. And the fifth properties of nuclear forces is nuclear forces are saturated forces. A nucleon experiences the force only due to its nearest neighboring nucleons. So these all are the five properties of the nuclear forces. The first one is nuclear forces are strong attractive forces. The second is nuclear forces are short range forces. The third one is nuclear forces are the charge independent. Fourth one is nuclear forces are not central forces, and the last one is nuclear forces are saturated forces. Now this is the end of this lecture. In the next lecture we will discuss about the various kind of radioactive decay in detail.